यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हेतु प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। इसमें यदि अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप बिहार में होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा या बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में ले लिया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। अब इसको डिस्कशन सेक्शन को पढ़ते हैं। दूरी बलों पर कार्रवाई उस प्रकार के बल है जिसके परिणाम तब भी होते हैं जब दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तुएं एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क में नहीं होती है, फिर भी अपने भौतिक अलगाव के बावजूद धक्का देने या खींचने में सक्षम होती है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बलों पर एक कार्रवाई है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं, भले उन्हें कुछ दूरी पर रखा गया हो। सेकंड क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोरा जिसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है कि दूसरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र KNO3 होता है। इसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है। यह एक आयनिक लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट सोरा नामक खनिज के रूप में मिलता है और नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत है। नाइट्रोजन से युक्त बहुत से यौगिकों सामूहिक रूप से सोरा कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इनमें से एक है। यह व्यावसायिक रूप से उर्वरकों, रॉकेट प्रणोदक और आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है। यह बारूद यानी काला पाउडर के प्रमुख घटकों में से एक है। यदि आप वीडियो अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रही होगी, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, तो आप इसको लैंडस्केप मोड में यानी फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए, तो आपको इस पर से लिखा हुआ जो है आपको स्पष्ट नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ। और बाकी जो है शहर प्रयागराज, पटना और कानपुर ये गंगा नदी के किनारे है। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देखते हैं। लखनऊ जो है गोमती नदी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। गोमती नदी लखनऊ की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है जो शहर के माध्यम से घूमती है और इसे गोमती के पार और गोमती के समकक्ष क्षेत्रों में विभाजित करती है। सिंधु गंगा के मैदान के बीच में स्थित यह शहर ग्रामीण शहरों और गांवों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अवस्थम्भ जड़। मक्का और गन्ने की तने की जड़ें तने के निचले ग्रंथियों से निकलती है। इन्हें अवस्थम्भ जड़ें जिसे स्टिल्स रूट भी कहा जाता है। स्टिल्स जड़ें उन अपस्थानिक जड़कों के रूपांतरित है जो तने के निचले या आधारित ग्रंथियों से विशिष्ट रूप से बढ़ती है। ये जड़ें जमीन की सतह पर बढ़ती है लेकिन मिट्टी में घुस जाती है। ये जड़ें पौधे को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। तो आप डिस्कशन पोर्शन को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अर्नेस्ट मेयर। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मेयर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर एमरिस्ट थे जो कि उन आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्हें आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान के जन्म के समय बौद्धिक संश्लेषण के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अकेले ही जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन के क्षेत्रों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। माथेरान महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे का एक पहाड़ी इलाका है। यह राज्य के रायगढ़ जिले में करजत तहसील में स्थित है। भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशनों में से एक, यह लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की सीमा पर स्थित है। कई महानगरों के लिए माथेरान की निकटता इसे शहरी निवासियों के लिए एक साप्ताहिक अवकाश स्थित बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एएस। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। आर्सेनिक प्रतीक एएस और परमाणु संख्या 33 के रूप में एक रासायनिक तत्व है। आर्सेनिक कई खनिजों में आमतौर पर सल्फर और धातुओं के साथ संयोजन में होता है, लेकिन एक शुद्ध तत्व क्रिस्टल के रूप में भी होता है। आर्सेनिक एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है और पृथ्वी के क्रस्ट पर मेटालॉइड घटक है जो पौधे और जानवरों के जीवन के लिए बेहद विषैला है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा सेकेंड ऑप्शन 17, यानी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17 के प्रावधान के अनुसार अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस लेख की भावना को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 द्वारा बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। पंचायत राज ग्रामीण स्थानीय सरकार के साथ 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित 29 विषय शामिल है, जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जैव ईंधन। जीवाश्म ईंधन सैकड़ों करोड़ वर्षों में पृथ्वी की पपड़ी में गर्मी और दबाव के संपर्क में आने के बाद क्षयग्रस्त पौधों और जानवरों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। बिटुमेन कच्चे तेल का एक निम्न ग्रेड है जो डामर के साथ साथ तेल पुल में पाया जाता है। बायोमास एक नवीकरणीय ईंधन है जिसे कार्बनिक पदार्थों से विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा भूरी हो जाते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन के घोल में डुबाया जाता है तो लोहे की सतह में तांबे की एक भूरी कोटिंग बनती है और कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है। प्रतिक्रिया से पता चलता है कि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है क्योंकि यह कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे को विस्थापित करती है। आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं CuSO4 प्लस Fe, इसके बाद Fe जो है CO को प्रतिस्थापित करते हुए FeSO4 बन जाता है और CO अलग आ जाते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा तूतीकोरिन। थूथुकुडी, जिसे इसके पूर्व नाम तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह एक वाणिज्यिक बंदरगाह है जो दक्षिण भारत के अंतर्देशीय शहरों में कार्य करता है और तमिलनाडु के समुद्री मार्गों में से एक है। मन्नार की खाड़ी में थूथुकुडी जो है और रामेश्वरम तटों के बीच के 21 द्वीपों को भारत के पहले समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश डैश के सहयोग से बनाया गया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सोवियत संघ, यानी बोकारो में इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के चौथा एकीकृत संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह मूल रूप से 29 जनवरी 1964 को एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और बाद में इसे सेल के साथ विलय कर दिया गया था।
यह झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नांदेड़। केप कोमोरिन तमिलनाडु में हिंद महासागर में चट्टानी अंतरीय है जो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर बनाता है। महाराष्ट्र में स्थित नांदेड़ केप कोमोरिन से 1450 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सबसे दूर है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडाईकनाल केप कोमोरिन से 344 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्नाटक में बेंगलुरु 664 किलोमीटर की दूरी पर और तेलंगाना में वारंगल 1336 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पहले है। 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 25 जून हो जाएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर 25 जून आ जाएगा। यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की स्थिति का अनुरोध किया। राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में आपातकाल की घोषणा का अनुरोध करते हुए गांधी ने लिखा, सूचना हम तक पहुंच गई है जो भारत की सुरक्षा के लिए आशंक खतरे को संकेत देती है। उसने 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रतिकूल निर्णय प्राप्त करने के बाद यह कदम उठाया, जिसने उसे संसद सदस्य के रूप में अकृत और शून्य घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फरक्का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के पार स्थित फरक्का बांध शिवगंज के पास बांग्लादेश से लगी सीमा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद तिलैया बांध के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया में बराकर नदी के पार स्थित है। मसानजोर बांध जो है झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। और दुर्गापुर बांध जो है पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के दुर्गापुर में दामोदर नदी के पार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के समावेश का विचार ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। वह समवर्ती सूची या सूची थर्ड 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित की गई 52 वस्तुओं की सूची, हालांकि अंतिम मद जो है 47 ही है, में है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। वह भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले सिख थे। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें हिंदू समाज में मौजूद भेदभाव वाली प्रथाओं के खिलाफ काम किया गया था, विशेष रूप से सती प्रथा, जिसमें एक महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय अग्नि में उसके साथ जल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम ने KR नारायणन का स्थान लिया। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में 9,22,884 मतों के साथ जीत दर्ज की। उनके विरोधी लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 वोट मिला। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है, भार का एसआई मात्रक है। भार का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भौतिकी में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार का प्रतीक यानी इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। भार का जो सूत्र है वो W = mg, जहाँ W भार है, m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है।
क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बरगद वृक्ष होगा। अपस्थानिक जड़ें जो है, जिसे एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित होने वाले जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जड़ के समान कार्यों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों के लिए भी रूपांतरित हो जाती है। ये जड़ें बरगद की अपस्थानिक जड़ें हैं, क्योंकि ये तने की शाखाओं से निकलकर भूमि की ओर वृद्धि करती है। इन्हें अवस्तंभ जड़ें, जिसे प्रॉप रूट भी कहते हैं, भूमि पे प्रवेश करने के पश्चात यह स्तंभ ये समान हो जाती है तथा मुख्य पेड़ को सहारा प्रदान करती है। ये मुख्य रूप से अनुप्रस्थ दिशा में बढ़ने वाली शाखाओं को सीधे रखने के लिए होती है, यानी साधे रखने के लिए साधे होती है, यानी ये सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ जो होते हैं, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है, निकाय की इंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन, सभी ऑप्शन इसमें सही है। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। जब किसी वस्तु का या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, जब कोई पदार्थ या दो अधिक पदार्थों में वियोजित यानी डिकम्पोज होता है, उदाहरण लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना इत्यादि जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। यह नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों से त्रयंबक नामक स्थान से है। यह नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिन्हावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस डिस्कशन पोर्शन को वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपको अन्य क्वेश्चन में भी मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मकराना। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान के मकराना की खान से प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मकराना से लाए गए संगमरमर से ही किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है। तो जो इंदिरा नहर है वह ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों के संगम से निकलती है। जैसा कि डिस्कशन में देख सकते हैं, राजस्थान जिसे इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है, नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम हरिके बैराज से निकलती है। यह नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जबकि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो विश्व के लगभग 30% भाग पर विस्तृत है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का घटता क्रम में
आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और अंटार्कटिका। दक्षिण अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 28, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब डिस्कशन सेक्शन में आप सभी देख सकते हैं, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक तरफ राज्यपाल जहां राज्य शासन का मुखिया होता है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 3 वर्ष अधिकतम लगाया जा सकता है। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर लगाया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356, जब राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है, तथा दूसरा अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, जबकि उस समय संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो, और 2 चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हो। तो ये 2 कंडीशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये दोनों कंडीशन में देखते हुए वहां पे राष्ट्रपति शासन को अनवरत जारी रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में कौन सुमेलित क्रम है? आप यहाँ देख पा रहे होंगे, थर्ड ऑप्शन सही है, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और इनका जो पत्रिका है वो केसरी है। बाकी ऑप्शन जो है गलत है। और फर्स्ट यहाँ आप डिस्कशन में देख पा रहे होंगे, एनी बेसेंट का जो पत्रिका है इनके द्वारा लिखी गई न्यू इंडिया है और कॉमन विल है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित जो है यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है जो 1919 में लिखा गया था, और हरिजन जो 1933 में लिखा गया था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो लिखित पत्रिका है वो केसरी है मराठी में, और मराठा है अंग्रेजी में। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखित जो पत्रिका है वो बंगाली है। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किन 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, गांधी और तिलक। गांधी और तिलक ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया।
तिलक पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इस दृष्टि से वह गांधी जी के अग्रगामी थे। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बल्कि ये पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों की देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 35 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। उसने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 36 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न का सही क्रम बनाइए। यानी कौन सा एक्ट या कौन विभाजन या किसकी स्थापना जो है, ये जो घटनाक्रम है, कौन पहले हुआ और कौन उसके बाद हुआ। तो सही क्रम आप दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे डिस्कशन सेक्शन में। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में हुई, उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत की फूट कांग्रेस 1907 ईस्वी का विभाजन, सूरत की फूट यानी 1907 ईस्वी का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। विठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 38 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब। अब हम लोग डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय प्रबंध का अधिकार मिल गया। कांग्रेस को 1937 में संपन्न विधानसभाओं में 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला और बंबई में 175 में से 86 सीटें एक दो अन्य कांग्रेस समर्थक दल के साथ मिलकर कांग्रेस बहुमत में हो गई और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में यह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। आगे चलकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने सिकंदर हयात खां के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्रित्व काल में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को कहा, हमारे युग के महानतम पुरुष की आकांक्षा यही रही है कि हर आंख के हर एक आंसू को पोंछ डाले। ऐसा कर सकना हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात हो सकती है, किंतु जब तक आंसू है और दुख है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में 28 से 31 दिसंबर तक बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, किंतु वहां प्लेग फैलने के कारण इसका आयोजन स्थल बंबई कर दिया गया। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, जिसमें सबसे ज्यादा क्रमशः बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंगाल, अधिकतर वकील एवं पत्रकार इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो यह कहाँ की गई? बिहार में। 1904 ईस्वी में द गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में अंग्रेजों के बहिष्कार और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में बताया। उन्होंने नील बटाईदारों की समस्या के बारे में बताया, जो ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील के 15% भाग पर खेती करने के लिए मजबूर थे और पूरी नील फसल को किराए के रूप में समर्पित कर देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो एकीकृत समुदाय होगा। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी के आगमन के बाद बिहार के लोगों में राष्ट्रीय सक्रियता ज्यादा मुखर ढंग से व्यक्त हुई। सफल चंपारण सत्याग्रह ने एकीकृत समुदाय की भावना को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, छपरा। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का पिता कहा जाता है। वे असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। वे असहयोग आंदोलन के प्रसार के लिए छठ पूजा को पसंद करते थे, क्योंकि इस पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं सूर्य भगवान की पूजा के लिए एकत्र होती थी। इससे उनके बीच असहयोग आंदोलन के प्रचार में आसानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब भारतवासी समुद्र किनारे नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी समय बिहार के बेगूसराय में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर इस आंदोलन के समर्थन में हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री, क्योंकि बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड है, और इसके बीच में जो है वो 86 डिग्री आती है। बाकी जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार जैसा कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है, अतः दिए गए विकल्प में केवल 86 डिग्री देशांतर रेखा ही बिहार से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा हरियाणा। हरियाणा की भौगोलिक सीमाएं जो है किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ी है। बाकी राजस्थान जो है पाकिस्तान से जुड़ा है, पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और बिहार नेपाल देश के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रोहतास। धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों को कवर करते हुए पाया जाता है। विंध्यन चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग कैमूर और रोहतास जिला में पाई जाती है। यानी रोहतास में जो है विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी पश्चिमी भागों को आच्छादित करती है। मैदान की उपेक्षा करने पर यह सभी हिमालय श्रेणियों की सबसे निचली और बाह्यतम श्रेणी है तथा लंबी श्रेणी के एक भाग का निर्माण करती है, जो लंबाई में पूरे नेपाल के साथ दलदली पर्वतीय क्षेत्र जिसे तराई कहते हैं के दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। सोमेश्वर श्रेणी राज्य के उत्तरी सीमा के साथ लगभग 46 मील की दूरी तक फैली हुई है और ऊंचाई में भिन्न होती है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है?
तो CWG याद रखेंगे, CWG। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW विभाग में आता है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार विशेष रूप से CWG तथा दक्षिणी बिहार AW विभाग में आता है। थारनवाट ने बिहार के जलवायु को CAW विभाग में, जबकि श्रीवास्तव ने उत्तरी भाग को CAW तथा दक्षिणी भाग को AW विभाग में बांटा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 51 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। और अभी तक यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 51। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही समझ रहे होंगे। सबसे पहले कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। तो राम का वेतन जब 20% अधिक है तो स्पष्ट है कि श्याम का वेतन कम होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि श्याम का वेतन जो है राम का वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन 16.66। अब इसको ट्रिकी रूप से अगर सोल्व करना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं कि 20% अधिक है। यहाँ जब फॉर्मूला हो जाएगा x/100 + x × 100 और x = 20 मान लेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 20 पुट करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो 16.66% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और त्रिज्या 4 मीटर है। और इसमें ब्रैकेट में लिख रहा है कि लगभग मान ज्ञात करें, यानी यदि पॉइंट में आ रहा है तो उसको लगभग में मान निकाल देना है। इसके बाद ये भी दे दिया है कि पाई का मान जो है वो 22/7 है। तो इधर आप देख सकते हैं शंकु का ये फिगर है और इसमें ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर दिया हुआ है और इसका जो त्रिज्या है वो 4 मीटर दिया हुआ है। वो ये 3 मीटर और वो भी 4 मीटर। यहाँ से हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल देंगे जो ए बी दिया हुआ है। तो ए बी जो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट h² + r², तिर्यक ऊंचाई का। तो यहाँ पर ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गया, यानी एल आ गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला πr/l होता है और पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, आर का मान 4 बैठाएंगे और इसके बाद एल है जो तिर्यक ऊंचाई है जो 5 मीटर आया हुआ है उसको पुट करेंगे तो 62.8 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसका लगभग मान जो है नेक्स्ट वाला 62.8 है। पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, यानी 62 के बाद 63 वर्ग मीटर आता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी को शेष कार्य को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं, तो बी द्वारा अकेले कार्य करने पर उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। सबसे फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम जो है 1/16 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो 4 दिन तक तो ए और बी मिलकर काम करेगा। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम जो है
वो 4/16 हो जाएगा, 4 × 1/16। इस प्रकार से 1/4 आ जाएगा। ए और बी मिलकर 4 दिन तक, 4 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो ए और बी जो है मिलकर 4 दिन तक 1/4 काम किया, तो शेष कार्य जो बचता है तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 3/4 कार्य शेष बच गया। अब जो शेष कार्य बचा उस कार्य को बी जो है 24 दिन में कर रहा है, यानी बी द्वारा 3/4 भाग काम करने में लिया गया समय जो है 24 दिन है, इसलिए बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, यानी 3/4 भाग 24 दिन में कर रहा है, तो शेष जो कार्य है तो पूरा करने में जो है पूरा काम यानी एक काम, तो 3/4 भाग काम 24 दिन में कर रहा है, तो एक भाग करेगा 24 भागा 3/4, और भागा गुना में बदलेगा तो 24 × 4/3 हो जाएगा, और इस प्रकार से 32 दिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। पहली 9 अभाज्य संख्या यानी लगातार 9 अभाज्य संख्या लिखेंगे और उसका औसत निकाल देंगे। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या जो है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 है। अभाज्य संख्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्वयं से और 1 से कटता है वो अभाज्य संख्या हो जाता है। तो 9 को लगातार अभाज्य संख्या जो है 2 से 23 तक हो गया, इसका योग जो है यानी जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और औसत निकालना है, और 9 कुल अभाज्य संख्या है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक टंकी आमतौर पर 4 घंटे में भर जाती है, परंतु जब टंकी के निचले भाग में रिसाव होता है तो इसे भरने में 5 घंटे लगते हैं। यदि टंकी भरी हुई है तो यह रिसाव द्वारा कितने घंटों में खाली हो सकती है, कितने घंटों में खाली हो सकती है। तब इसी को हम लोग मानकर बनाएंगे कि माना छिद्र भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करेगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कितने घंटे में खाली करेगा। इसी को हम लोग सपोज कर लेंगे कि माना कि 1 घंटे में खाली करेगा। अब हम लोग प्रश्न अनुसार देख रहे हैं कि 4 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/4। इसके बाद 1 घंटा में खाली कर दे रहा है, यानी 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1/x भाग। तो 1/4 भाग में से 1/x भाग को माइनस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 5 घंटा में उसको भरने में लग रहा है, यानी 4 घंटा भरने में लग रहा है और 1 घंटा खाली करने में लग रहा है। तो जो पूरा भाग है 1/4, उसमें से खाली भाग को माइनस करेंगे तो ये 1/5 जो है ये पूरा भरने में इसके इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। तो 1/20 जो है ये पूरा भाग आ रहा है, हिस्सा आ रहा है, इसको हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, यानी पूरा भाग को निकालेंगे कि पूरा भाग जो है कितने घंटे में खाली कर देगा। तो इस प्रकार से x = 20 आ जाएगा, यानी 20 घंटा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, बबीता और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:2 था। बबीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बबीता की वर्तमान आयु 7x वर्ष और सुनीता की वर्तमान उम्र 9x वर्ष मान लेंगे। माना कि वर्तमान आयु में x शामिल है, इस प्रकार से दोनों का वर्तमान उम्र हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले अनुपात 1:2 था। दोनों में से 5 वर्ष को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी अनुपात 1:2 दिया हुआ है, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो x = 1 वर्ष आ जाएगा। और पूछा जा रहा है बबीता की वर्तमान आयु, तो बबीता की वर्तमान आयु 7x है, तो 7 × 1 यानी 7 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शगुन और शीतल के पास क्रमशः 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम सेब है।
ऋचा ने शगुन से 30% और शीतल से 46% सेब ले लिए। शगुन और शीतल के पास कुल सेबों का लगभग कितना प्रतिशत बचा है? तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि शगुन और शीतल के पास क्रमशः 40 और 50 किलोग्राम, यानी शगुन के पास 40 किलोग्राम है और शीतल के पास 50 किलोग्राम सेब है। अब ऋचा जो है शगुन से 30% और शीतल से 46% सेब ले लिया। तो शगुन द्वारा बेचे गए सेब की मात्रा जो है 40 गुने 30/100, क्योंकि 30% ले लिया ऋचा, जिस प्रकार से 12 केजी हो जाएगा। और शीतल द्वारा 46% लिया गया है, तो 50 गुने 46/100 कर देंगे, यानी 23 किग्रा हो जाएगा। अब शगुन एवं शीतल के पास शेष है सेब, तो यहाँ 40 केजी था उसके पास, 12 केजी बेच दिया, तो 40 - 12। उसी प्रकार से शीतल के पास 50 केजी था और 23 केजी बेच दिया, तो 50 - 23, यानी 55 केजी बच गया दोनों के पास मिलाकर, शगुन और शीतल के पास। पूछा जा रहा है कि शगुन और शीतल के पास कुल सेबों का लगभग कितना प्रतिशत बचा है। तो 55 बचा हुआ है, तो 55 को ऊपर कर देंगे और टोटल जो है 40 केजी और 50 केजी, यानी 90 केजी सेब था। 90 को नीचे कर देंगे, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से 61% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख पा रहे हैं कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल प्रवाह में दोनों चाल ऐड हो जाएगा, यानी 10 + 2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के अनुरूप चाल, यानी अनुप्रवाह में। और समय दिया हुआ है कि 2.5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रकार से दूरी हम लोग निकाल लेंगे, चाल गुने समय का फॉर्मूला लिखते हुए। तो 30 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 7 के बाद 15 है, यानी 8 ऐड हो गया। 15 के बाद 23 है, यानी इसमें भी 8 ऐड हो गया। तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देख रहे हैं हम लोग कि डी के बाद एच हो जा रहा है, यानी EFGH 4 ऐड हो रहा है। एच के बाद एल हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है। तो एल के बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 जब ऐड होगा तो MNOP पी हो जाएगा, यानी 31P जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, जैसा कि स्क्रीन पर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र, तो दादी के एकमात्र पुत्र जो है उसके पिता हो गए। इसके बाद कह रहा है कि एकमात्र पुत्र की पुत्री, यानी पिता की पुत्री, यानी बहन हो गई। तो वह जो महिला है उस पुरुष का बहन है, यानी 3rd ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप डिस्कशन सेक्शन में भी देख सकते हैं, व्यक्ति की दादी का एकमात्र पुत्र व्यक्ति का पिता हुआ, अतः वह महिला जो है उस व्यक्ति की बहन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें कौन सा चिन्ह परस्पर बदला जाएगा। ये जो इक्वल है, इक्वल के दोनों तरफ सेम हो जाना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से बैठाएंगे। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन को लेते हैं, यानी गुना और भागा। यानी इस समीकरण में जहां गुना का चिन्ह है वहां भागा दे देंगे और जहां भागा का साइन है वहां पर गुना का साइन दे देंगे, तो दोनों तरफ हम लोगों को इक्वल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे में क्या होगा ये बताया जा रहा है।
पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ए के बाद बी है +1 है, सी के बाद एफ है यानी +3 है, टी के बाद वाई है यानी +5 है। इसी प्रकार से हम लोग इधर भी कर देंगे, बी के बाद +1 करेंगे तो सी आएगा, ए के बाद +3 करेंगे तो डी आएगा और डी के +5 करेंगे तो वाई आ जाएगा यानी सी डी आई। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ये 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परितः बैठे हैं जो कि मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। गोल मेज के परितः यानी बाहर से बैठे हुए हैं और सभी का मुख जो है अंदर की ओर है यानी केंद्र की ओर है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यानी ये जो क्रम कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ इसी क्रम में बैठा हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब कैसे बैठाना है इसको, बैठा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जो है ई के सामने बैठा है, बी जो है ई के सामने बैठा हुआ है, ए एफ के सामने बैठा है, ए एफ के सामने बैठाना है, ए और सी में से कोई भी बी के समीप नहीं बैठा है, यानी ए जो है और सी जो है वो बी के समीप नहीं बैठा है, बी यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि यदि ई डी के निकट है, निकट दाईं ओर बैठा है, यानी ए जो है डी के निकट दाईं ओर बैठा हुआ है, ये भी ठीक है। ए से शुरू होकर दक्षिणावर्त दिशा में यह 6 व्यक्ति किस क्रम में बैठे हैं। दक्षिणावर्त क्रम इधर हो गया, तो ए से शुरू करना है तो ए ई सॉरी दक्षिणावर्त क्रम कर रहा है तो इधर से की ओर आएंगे, ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद एफ, एफ के बाद सी, सी के बाद ई, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि निश्चित कूट भाषा में एडमोनिस को GAOMINHS के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रिपीटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है। फर्स्ट एक दूसरे का जगह इंटरचेंज कर रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड के जगह पर और सेकंड फर्स्ट के जगह पर। इसी तरह से इसमें थर्ड फोर के जगह पर और फोर थर्ड के जगह पर। तो उसी तरह ये 5 6 के जगह पर, 6 5 के जगह पर, उसी प्रकार से 7 8 की जगह पर और 8 7 की जगह पर इंटरचेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार से रिपीटेड को हम लोग लिख सकते हैं, आर यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आएगा और डी यहाँ पे आएगा। तो आप बिल्कुल ही समझ रहे होंगे, इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, EREPTAGE। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, वेनु सोनिया कमल रिया और एस एक बेंच पर बैठे हैं। ये जो वेनु है, सोनिया है, कमल रिया और एस, ये पांचों लोग जो हैं एक बेंच पर बैठे हैं। कमल के दाहिनी ओर सोनिया बैठी है, कमल के दाहिनी ओर, कमल के दाहिनी ओर यहाँ देख सकते हैं कि सोनिया बैठी है, इधर बायां है और इधर दायां है। कमल बेंच के छोर पर नहीं बैठा है, यानी कमल जो है कोई छोर पर नहीं बैठा है, यानी न वो बाएं तरफ है और न दाहिने छोर पर है। सोनिया और वेनु के बीच रिया बैठी है, सोनिया और वेनु के बीच जो है यहाँ देख सकते हैं कि रिया बैठी है। एस जो है बाएं छोर पर बैठी है, बाएं तरफ बैठी है। ठीक है, तो रिया के दाहिनी ओर कौन है, तो रिया के दाहिनी ओर कौन है, तो वेनु है। यानी इस प्रकार से 4 ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जुड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो जाती है। खिजड़िया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्र भूमि बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2021 में कौन सा शहर विश्व का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार
2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मुंबई में कम से कम 53% ट्रैफिक जाम पाया गया। इसका मतलब है कि 15 मिनट के रास्ते को तय करने में मुंबई में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। वैश्विक भौगोलिक टेक्नोलॉजिकल ग्लोबल जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ टॉमटॉम ने हाल ही में 11वां वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किताब फॉर्मिसोड रोड किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बेन ओकरी। वर्ष 1991 में बुकर प्राइज से सम्मानित उपन्यास फॉर्मिसोड रोड के लेखक बेन ओकरी हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, गो डिजिटल गो सिक्योर। भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश भर में एक विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह FLW आयोजित कर रहा है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम गो डिजिटल गो सिक्योर है। थीम वित्तीय शिक्षा 2020-25 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जी अशोक कुमार होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 24 अक्टूबर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस को संयुक्त राष्ट्र चार्टर जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की। यह संयुक्त राष्ट्र सप्ताह का एक भाग है जो 20 से 26 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस वर्ष लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग जैसे नए खेल को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन को सही आंसर हो जाएगा 2028। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे या पेरिस में होने वाला 2024 के ओलंपिक के बाद आयोजित किए जाएंगे। 2022 का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था। अभी विंटर ओलंपिक चीन में आयोजित हो रहा है। इसमें सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग शामिल है। ये नए खेल उन्हें 2020 टोक्यो ओलंपिक में पेश किया गया था। भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और आधुनिक पेंटाथलॉन को छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्विटजल क्विटजल किस देश की मुद्रा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ग्वाटेमाला। क्विटजल ग्वाटेमाला की तथा एन जो है जापान की मुद्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। चारों साहबजादे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। वे एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाना चाहते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 76 की ओर बढ़ते हुए और इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक कर देंगे और अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको स्क्रीन पर लिखावट साफ साफ नजर नहीं आ रही है तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और फुल स्क्रीन मोड में, मोबाइल के फुल स्क्रीन मोड में देखिए तो आपको स्पष्ट नजर आएगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हुए। हम सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। और अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक देखा वो समान अध्ययन जनरल स्टडीज से क्वेश्चन थे, जिसमें जीके, जीएस या मैथ, रीजनिंग के प्रश्न थे। और क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 150 तक डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 जैसा कि स्क्रीन पर है, शिक्षा का अर्थ है हम इस योग बने, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। शिक्षा का अर्थ हम इस योग बने कि पक्षियों की आवाज सुने, आकाश को देखें और प्रकृति के सौंदर्य को देख सकें। उक्त कथन जो है किसने कहा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। कृष्ण मूर्ति पर प्रकृति का बहुत गहरा प्रभाव था। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और उसे नष्ट न करे। वे कहते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों से सीखना और तथ्यों को कंठस्थ करना मात्र नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि हम इस योग बने कि पक्षियों के कलरव को सुन सकें, आकाश को देख सकें, वृक्षों तथा पहाड़ियों के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय कंप्यूटर डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 1988। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा युवा रोजगार एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 की पृष्ठभूमि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रारूप पर चर्चा हेतु अगस्त 2005 में राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में गोष्ठी यानी सेमिनार आयोजित की गई। सहमति बनी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दिए गए सभी आधारों के अनुरूप राज्य अपनी विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करेगा। फलतः 3 दिसंबर 2006 को बिहार पाठ्यचर्या का रूपरेखा तैयार हुआ। इसके परिमार्जन के उपरांत बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 79 है, बालिका सशक्तिकरण हेतु बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री योजना का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कन्या उत्थान। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में रहने वाली लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना MKUY की शुरुआत की। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत राज्य के लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी के सामने है, बिहार सरकार द्वारा लैंगिक असमानता निवारण के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, MKUY। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना MKUY के उद्देश्य निम्नलिखित है: कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, शिशु मृत्यु दर में कमी, बालिका शिक्षा में वृद्धि और बाल विवाह पर रोक। इससे रिलेटेड कुछ और योजना के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार गारंटी से उपलब्ध है। DWACRA डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ रूरल एरिया, यह ग्रामीण महिलाओं के रोजगार हेतु वित्तीय सहायता वाली योजना है। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट है का उद्देश्य देश की यातायात को सुलभ एवं सरलतम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, जब एक शिक्षक की कक्षा में सामान्य छात्र के साथ साथ दृष्टिहीन छात्र भी शामिल हो, वह उस कक्षा में किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार करेगा? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में छात्रों के बीच समावेशी शिक्षा की भावना उत्पन्न करना। समावेशी समाज की नींव रखते हुए विविधता को स्वीकार करती है एवं विविधता का उत्सव मनाती है। इसमें सभी तरह के छात्रों को बिना भेदभाव के शामिल किया जाता है।
इसमें अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो तो इस क्वेश्चन का जो सेम सटीक आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने और विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। डिस्कशन सेक्शन को पढ़ लेते हैं। पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने तो विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। ऑडियो विजुअल एड से छात्रों को इंद्रियानुभव प्रदान किए जाते हैं तथा शारीरिक गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थी के मानसिक तथा अन्य विकास में सहायता प्रदान करके सहयोग की भावना का विकास प्रदान करते हैं। ये गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई अन्य प्रकार की गतिविधियों जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट आदि में करवाता है। यह पढ़ाई के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कार्यों को सिखाना। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम विद्यार्थियों में सक्रिय भागीदारिता के साथ सामाजिकता के गुणों को भी सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पढ़ाई के दौरान शिक्षक छात्रों को एक विषय को दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसका छात्रों को क्या लाभ मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को एक विषय के साथ साथ दूसरे विषयों को भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे छात्र एक विषय का दूसरे विषय से संबंध स्थापित कर सके। इसे समाकलित या एकीकृत अध्ययन भी कहते हैं। यह अधिगम को एक साकल्य के रूप में देखती है ताकि इस वास्तविक विश्व को जो अंतः क्रियात्मक होता है उसे एकीकृत कर सके। क्वेश्चन नंबर 85 है, सृजनात्मकता किसके साथ जुड़ी रहती है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, भिन्न सोच। इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। सृजनात्मकता भिन्न सोच के साथ जुड़ी रहती है। सृजनात्मकता का आधार कई विचार एवं कई अनुक्रियाएं होती है। इसे बहुविध चिंतन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारोत्तोलक को मांसपेशियों और बॉडी मास की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो किस चीज का प्रयोग करते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन। भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन शारीरिक मांसपेशियों और अन्य अवयवों का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इस प्रकार के भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आनुवांशिकता का कारक है? ऑप्शन को यदि हम लोग देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा, आंखों का रंग। आंखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी मुख्य कारक है। आनुवंशिकता एक जैविक तथ्य है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं। पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षकों को छात्रों की कमियों को बताते रहना चाहिए क्योंकि यह। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, उपचारात्मक रणनीतियों के लिए आवश्यक है। इस रणनीति में छात्रों की कमजोरी दूर करने हेतु शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्य को उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सीमा किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना को सीखने में काफी समय लगता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर। सीमा तथा लीना दोनों को सीखने का तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत को संकेत करता है। व्यक्तिगत भिन्नता किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शीलगुण, बुद्धि आदि अन्य व्यवहारों के उत्तर से स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पर्यावरणीय कारक जो विकास को आकार देता है उनमें निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो शारीरिक गठन होगा, थर्ड ऑप्शन। किसी बच्चे का शारीरिक गठन उसके वंशानुक्रम का परिणाम है, जबकि बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता एवं संस्कृति उसके वातावरण का परिणाम है। किसी बच्चे का संपूर्ण विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी किसी बच्चे का यदि संपूर्ण विकास की बात करें तो उसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विकास किस स्तर पर प्रारंभ होता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जन्म पूर्व अवस्था में। यानी जन्म से पूर्व ही
बच्चों में विकास जो है आरंभ हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था से ही बच्चे में विकास शुरू हो जाता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की नींव गर्भावस्था प्रक्रिया से ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कई मानक सिद्धांतों के अनुसार पशुओं, खनिजों और पौधों की सभी सत्यता को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य बुद्धि पर। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता में विभिन्न पशु, पक्षियों और वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में सामान्य बुद्धि सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यह कथन कि ज्यादातर लोग समान बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं और कुछ बहुत कमजोर होते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान के विविधता के स्तर पर। सभी व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता एक समान नहीं होती है। कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ औसत से कम बुद्धि वाले। इस परीक्षण के द्वारा बहुत अधिक तथा बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। यह संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं में सामान्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, जब नई शिक्षा पद्धति में हुआ बदलाव पुराने शिक्षा पद्धति के आधार पर ही किया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा पद्धति में सकारात्मक बदलाव। यह अधिगम संबंधी स्थानांतरण की संकल्पना है। जब एक नई शिक्षा पद्धति में हुआ बदलाव पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर या पुरानी शिक्षा पद्धति की सहायता से किया गया हो तो उसे सकारात्मक बदलाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, विचार करना आवश्यक है, क्यों? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऐसा सभी अधिगम जिसके द्वारा बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जाते हैं, इसमें समझ, सूझबूझ, चिंतन, मनन, तर्क, निरीक्षण, समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक योग्यताओं या क्षमताओं का विकास आता। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। इसका अभिप्राय यह है कि सीखने की व्यक्तिगत विभिन्नता यह प्रदर्शित करती है। कुछ बच्चे शिक्षण सामूहिक तथा कुछ व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करते हैं। बच्चों के सीखने का स्तर भिन्न भिन्न होता है। एक साथ आपस में मिलकर पढ़ाई के दौरान वरिष्ठ छात्र ऐसे छात्रों की मदद करते हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं या अपेक्षाकृत कम कुशल हैं, इसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, उच्च नैतिक विकास। एक साथ आपस में मिलकर पढ़ाई के दौरान वरिष्ठ छात्र अपने से जब कमजोर छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनके अंदर उच्च नैतिकता का विकास होता है। उनके अंदर आत्मविश्वास की निरंतर वृद्धि होती है। छात्रों में समाजीकरण तथा सहयोग की भावना में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जो छात्र कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं उनको बड़ी हताशा होती है जब वो एक दूसरे के साथ आपस में कोई जानकारी भी साझा नहीं कर पाते हैं। यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों को अपने विचारों का दायरा बढ़ाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है और न ही जानकारी के क्षेत्र में वृद्धि होती है। धीरे धीरे वह पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, डिसलेक्सिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें छात्र को समस्या होती है पढ़ने में। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित एक प्रकार का विकार या अक्षमता है। इससे ग्रस्त बालक को पढ़ने में समस्या होती है, जैसे वह शाह को वाज के रूप में भी पढ़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मेधावी छात्र को अपनी क्षमता का पता तब चलता है जब वो दूसरे छात्रों के साथ आपस में मिलकर पढ़ाई करते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके कारण मेधावी छात्र को उनकी योग्यताओं या प्रतिभाओं को विकसित करने का पूरा पूरा अवसर मिलता है और अपनी क्षमताओं का भी पता चलता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। और यदि इससे पहले यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी किसी वीडियो को इस चैनल पर अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल सकता है।
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है। वैसे छात्र जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें समान कक्षा में शामिल करना। यानी थर्ड ऑप्शन जो है, इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, ताकि विद्यार्थी की शिक्षा समावेशी वातावरण में बिना मतभेद के तथा सभी को एकीकृत रूप से दी जा सके। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है कि एक स्कूल में शिक्षा बिना भेदभाव तथा मतभेद के शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से चले। क्वेश्चन नंबर 102 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोहल वर्ग के अनुसार प्रश्नों का सही और गलत का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक तर्क शक्ति। बालकों में नैतिक तर्क शक्ति विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या तर्कशीलता के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर और अवस्थाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वैसा छात्र जो अपने समूह और स्कूल के प्रति आक्रोशित हो जाता है तो ऐसे छात्र को आवश्यकता होती है प्रभावी प्रभाव क्षेत्र की। यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रभावी डोमेन या भावात्मक डोमेन में बालक के भावात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जाते हैं। बालक के भावात्मक व्यवहार क्षेत्र में परिवर्तन लाने अथवा उसके भावात्मक अधिगम हेतु सभी ऐसे उपाय काम में लाए जाते हैं जो बालकों के व्यवहार को परिवर्तन कर सके। क्वेश्चन नंबर 104 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो छात्र को ग्रुप में पढ़ाए ताकि वो पढ़ाई के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स सीख सके। यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिकता सीख सके। छात्रों को ग्रुप में पढ़ाना छात्र के अंदर सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने के महत्वपूर्ण आयामों में से है। इस प्रकार से सीखने में बच्चों में परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 105 आप सभी के सामने है, छात्रों के बीच छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किसके अभ्यास हेतु किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ने हेतु। छात्रों को शुरुआत की कक्षाओं में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ना आ जाए। वह 2 शब्द, 3 शब्द इत्यादि शब्दों को जोड़कर पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 106 आप सभी के सामने है, जब शिक्षक ने भाषा को पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया तो इस तरह के दृष्टिकोण को कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्यक्रम से अलग विषय, अलग भाषा का शिक्षण। पाठ्यक्रम से अलग भाषा का शिक्षण कराने की प्रक्रिया को एकीकृत शिक्षण भी कहते हैं। इसके माध्यम से एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय को संबंधित किया जाता है जिससे विषयों को एकीकृत करके पढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा कौशल के संबंध में सोचा जाना चाहिए एकीकृत तरीके से। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भाषा विस्तृत विषय है, इसको भाषा के माध्यम से तो पढ़ाया ही जा सकता है, इसके अलावा इसे एकीकृत यानी अन्य विषय के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। इसे अन्य विषय के माध्यम से भाषा की जानकारी प्रदान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण की किस विधा को संदर्भित करता है। तो सीखने में अंतराल के समाधान के लिए। यानी सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को सीखने में अंतराल को दूर करने के लिए उपचारात्मक रणनीति का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों की कमजोरी दूर करने हेतु शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्य को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, शिक्षक छात्रों को कुछ शब्द देते हैं और उसे सही तरीके से सजाने को कहते हैं। उनको इस तरह से काम में लिप्त करना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, व्यवस्थित करना। इस माध्यम से छात्र शब्दों को उनके गुण के आधार पर अपने ज्ञानात्मक अधिगम का प्रयोग करके उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम में वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, प्रक्रियाओं, शब्दों में पहचान करता है, उनको वर्गीकृत करता है, उनको नाम देता है,
उनमें भेद करता है, समानीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मछली की एक कहानी पढ़ने के बाद शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि कल्पना करो कि तुम एक मछली हो, तुम अपने चारों ओर तालाब में क्या देखोगे। यह किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। प्रदत्त विकल्प के अनुसार, यानी जो विकल्प दिया गया है, यह वर्णनात्मक प्रश्न है। इसके माध्यम से छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिसमें छात्र अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपने विचारों को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक शिक्षक छात्रों को लिखवाने के लिए समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का प्रयोग करता है। इस तरह की सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक सामग्री। इसके माध्यम से छात्र वास्तविक सामग्री का प्रयोग करके दिनचर्या में अपनी शिक्षण व्यवस्था को निरंतर प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थी दैनिक जीवन में शिक्षण का प्रयोग करे। क्वेश्चन नंबर 112 है, समग्र मूल्यांकन किस चीज को प्रदर्शित करता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें छात्र के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों अर्थात शैक्षिक पक्ष तथा सह शैक्षिक पक्ष दोनों का मूल्यांकन होता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन गुणात्मक प्रकृति का होता है। शैक्षिक पक्ष में शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन और सह शैक्षिक पक्ष में सभी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक मिश्रित क्षमता समूह में विषय है। इस क्वेश्चन को यदि हम विकल्प को देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम पूछ रहा है, यानी कौन चारों विकल्पों से अलग है। तो ये जेंडर और वायु है, और ये सामाजिक स्थिति है, और एक ज्ञान और कौशल है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये विषम है, आर्थिक स्थिति, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सभी का संबंध छात्र के विकास तथा वृद्धि से है, जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। आर्थिक स्थिति जो दिए गए विकल्प है में मिश्रित क्षमता समूह से भिन्न है, क्योंकि आर्थिक कारक अधिगम का प्रभावी कारक नहीं माना गया है, क्योंकि सीखने और सिखाने पर आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न कर देगा। यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इससे भय और तनाव उत्पन्न हो जाता है। इससे छात्र विद्यालय में धीरे धीरे अनुपस्थिति प्रदर्शित करने लगता है, यानी अनुपस्थित होने लगता है, और कक्षा में पढ़ाए गए विषयों पर ध्यान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, शिक्षक का पढ़ाने से पूर्व कौन से कार्य हैं? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा थर्ड ऑप्शन, नए विचारों के संबंध में छात्रों को बताना। शिक्षक के पढ़ाने से पूर्व नए विचारों के संबंध में छात्रों को बताना, ताकि छात्र नए विचारों को समावेश कर सके और अपने विचारों का दायरा निरंतर बढ़ा सके। पढ़ने से पूर्व नए विचारों का समावेश हो सके। क्वेश्चन नंबर 116 है, सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों को एक पत्र लिखने को कहता है। इसका अर्थ है अन्य भाषा पढ़ाने का एक तरीका है, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों को एक पत्र लिखने को कहता है। इसके माध्यम से एक भाषा विषय का बहुविध संबंध दूसरे विषय से स्थापित किया जा रहा है। यह एक भाषा पढ़ाने का तरीका है, इसे एकीकृत प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वह सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके, यानी सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कोई छात्र बोलने की कला तब सीखता है जब वो जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करता है। इसके माध्यम से छात्र जीवन की वास्तविकताओं को बोलने के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन का गुण विकसित करना। अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी के तर्क क्षमता का विकास होता है। अवलोकन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वातावरण को समझना और सीखने की इच्छा भी जागृत होती है। क्वेश्चन नंबर 119 है,
बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ाने का एक अच्छा तरीका क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। यह कंप्रीहेंशन पढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। टेक्स्ट की जांच कर व्याख्या द्वारा समझा जाता है। टेक्स्ट के माध्यम से कंप्रीहेंशन को समझना, उसकी व्याख्या, अपनी भाषा अनुवाद करके उसका मूल्यांकन करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 120 है, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? शुद्धता के लिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण के माध्यम से शब्दों की शुद्धता तथा शब्दों को सही तरीके से लिखा जाता है। इसमें व्याकरण के माध्यम से शब्दों को सही क्रम से लिखा जाता है, जिसके कारण शुद्धता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, विज्ञान में आकलन करते समय छात्र की क्षमता का परीक्षण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि सामान्य जीवन में किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। विज्ञान में आकलन करने में यह देखा जाता है कि विज्ञान में जो उप विषय पढ़ाया गया है वह सामान्य जीवन में किसी परिस्थितियों में उसका उपयोग हुआ है या नहीं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी उसे निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। क्वेश्चन नंबर 122 है, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा में से एक विभिन्न विषयों की अवधारणा के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। परियोजना विधि के द्वारा विषयों की अवधारणा को एकीकृत उपगम से पूरा किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी विभिन्न समूह बना करके तथ्य इकट्ठा करते हैं, जबकि व्यवहारिक सैद्धांतिक ज्ञानार्जन एक बहुआयामी धारणा है। क्वेश्चन नंबर 123 है, विज्ञान की योगात्मक आकलन में मुख्य रूप पर ध्यान देना चाहिए छात्रों के सीखने की कठिनाइयों वाले क्षेत्र का निदान। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विज्ञान के योगात्मक आकलन के द्वारा छात्र जिस क्षेत्र में सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है उस क्षेत्र में उपचारात्मक तथा निदानात्मक पद्धति के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, छात्रों में वैज्ञानिक तकनीक विकसित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सही है? प्रयोगशाला में शोध कार्य करना। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तकनीक विकसित करने के लिए वातावरण का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना, परीक्षण का रिकॉर्ड रखना, उसकी रिपोर्ट रखना और व्याख्या करना, बिना किसी सही प्रमाण के उसे स्वीकार या अस्वीकार न करना जब तक निश्चित न हो निर्णय को रोका जाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाने के दौरान कौशल के अधिग्रहण पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षण के तरीकों के संयोजन में से कौन सा उद्देश्य पढ़ाने के दौरान उपदेशित किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, परियोजना सह श्रमिक विधि। विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाने के दौरान कौशल के अधिग्रहण पर अधिक ध्यान देने के लिए विद्यार्थियों को परियोजना विधि का प्रयोग करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कौशल का अधिक विकास हो सके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं, और इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 126 हम सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और यह है, निम्नलिखित शब्द के समूह में किस प्रकार राइजोबियम के साथ सही ढंग से पहचाना जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन निर्धारण, रूट नोडल एवं लेगुमिनस प्लांट। आइए हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। राइजोबियम जीवाणु लेगुमिनस फैमिली के पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेगुम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। यह नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, वातावरण में उपस्थित गैस जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित कर रहे हैं कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। जब वायु में इन गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है
जब पृथ्वी की गर्मी वापस नहीं जाने देती है, इसके कारण तापमान बढ़ जाता है, जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, पर्यावरण की शिक्षा स्कूल स्तर पर दी जानी चाहिए क्योंकि यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की शिक्षा स्कूल स्तर पर ही देनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपने आसपास के पर्यावरण को देखता तथा समझता है। स्कूल स्तर पर पर्यावरण की जानकारी दे देने से छात्र पर्यावरण को लेकर संवेदनशील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है तो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु। यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना 1987 से की गई, जिससे ग्रामीण स्तर पर विद्यार्थी की प्रतिभा का निरंतर विकास हो सके, शिक्षा की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को समान परिस्थितियों में सीखने हेतु प्रोत्साहित करेगा। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मातृभाषा के द्वारा बच्चों को विद्यालय में अपनापन दिखाई देगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी अभी अभी विद्यालय में प्रवेश लेता है, सीखने के लिए उसके सामने समान परिस्थिति ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, एक महिला नर्सरी स्तर पर अच्छी शिक्षक होती है क्योंकि वो ज्यादा धैर्य पूर्वक बच्चों से व्यवहार कर सकती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्यालय में सभी छात्र एक जैसे नहीं हैं, कुछ जल्दी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ इसके लिए अधिक समय लेते हैं, इसलिए सभी छात्रों को सामान्य रूप से आगे बढ़ने के लिए शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना आवश्यक है। यह महिला शिक्षक में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सहयोगी होना। यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थी के बीच आपस सहयोग की भावना हो ताकि वह समाजीकरण की प्रक्रिया को सीख सके और आपस में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो और एक दूसरे की सहायता कर सके। क्वेश्चन नंबर 133 है, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने नई तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा से इन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। सार्वभौमिक का अर्थ वांछनीय गुणों का विकास करना है। इस उद्देश्य में मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, आप क्लास में कोई विषय पढ़ा रहे हैं, कोई छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे। यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके अलावा अन्य जितने भी विकल्प हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो विकल्प है, वो अपनाने पर छात्र पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करना का क्या उद्देश्य है? स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? तो पढ़ाई हेतु कॉलेजों को मान्यता प्रदान करना। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई शिक्षकों की पढ़ाई हेतु विभिन्न कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली है। यह देश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी 1961 इसका संबंध नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों की शिक्षा से है। एनसीईआरटी के देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं: अजमेर, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और शिलांग। क्वेश्चन नंबर 137 है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए। यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में निरंतर संशोधन होना चाहिए, जिससे जिसे समाज में नए नए विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थी को पढ़ाई के माध्यम से अवगत कराना चाहिए ताकि विद्यार्थी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सके। एक शिक्षक छात्रों के बीच किस प्रकार सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आदर्श रूप से व्यवहार करना सीखकर या सिखाकर। एक शिक्षक छात्र के बीच सामाजिक मूल्य विकसित करने के लिए आदर्श रूप से व्यवहार करना सिखा सकता है।
शिक्षक इसकी शुरुआत स्वयं से अच्छा व्यवहार करके कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक आदर्श शिक्षक होते हैं वो एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक हो। यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक आदर्श शिक्षक वे होते हैं जो विद्यार्थी के साथ एक मित्रवत रिश्ता अपनाकर विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान कर सके और विद्यार्थी को एक सही मार्गदर्शन दे सके ताकि विद्यार्थी को सही विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 140 है, पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ताकि विद्यार्थी के अपने जीवन में पढ़ाई का व्यवहारिक रूप से उपयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 141 है, छात्र के लिए एक समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू किया जाना चाहिए जिससे कि रिजल्ट से मिले फीडबैक के बाद उपचारात्मक कार्यक्रम आरंभ किया जा सकता है। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी की कमजोरी दूर करने हेतु शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्य में रिजल्ट में मिले फीडबैक को सुधार कर सही किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 142 है, स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है। शिक्षकों की गुणवत्ता पर। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है। एक अच्छे शिक्षक में धैर्य, दृढ़ता तथा विषयों पर प्रवीणता प्राप्त होनी चाहिए ताकि स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता हमेशा बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी। गांधी जी बुनियादी तालीम व बेसिक शिक्षा पद्धति के जन्मदाता थे। बुनियादी तालीम संघ की स्थापना 1937 में की गई। बेसिक शिक्षा को लागू करने के लिए 1938 में बुनियादी तालीम व्यवस्था देश में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 144 है, स्कूल की पढ़ाई को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मानदंड कौन से हैं। छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां स्कूल की पढ़ाई का सबसे अच्छी तरह तब प्रदर्शित किया जा सकता है जब छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का स्तर उच्च हो। उपलब्धियां ही पढ़ाई के स्तर को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 145 है, छात्रों से संबंधित समस्या का सबसे अच्छा उपाय है उन्हें निदानकारी शिक्षण की सलाह देना। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस निदानात्मक परीक्षण से छात्रों की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों का पता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह एक नियामक सिद्धांत है जो सामूहिक उत्तरदायित्व का एहसास कराता है कि जब बच्चा फेल होता है तो समझो व्यवस्था फेल हुई। शिक्षण संस्थान यानी विद्यालय शिक्षा प्रणाली का पर्याय है जहां कुशल शिक्षक अकुशल बच्चे को निखारता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है। दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए सीखना। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरों के साथ शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व के साथ रहना और सीखना सिखाना साहचर्य तथा सहयोगी अधिगम की शर्त है और यह मूल विचार समाज शास्त्र की देन है। क्वेश्चन नंबर 148 है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है अभ्यास का नियम। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह थॉर्नडाइक के अधिगम के त्रिनियमों में से एक है अभ्यास का नियम, जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रश्नानुसार गणित के अध्यापक द्वारा प्रश्न कराने यानी हल करने के बाद विद्यार्थियों से शेष प्रश्न हल करने को कहना वस्तुतः अभ्यास का ही उपागम है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यानी सबसे पहले धर्म, धर्म, इसके बाद राजनीति, इसके बाद प्रजातंत्र और लास्ट में आधुनिकीकरण। भारत में शिक्षा का इतिहास जो क्रम है वो धर्म है, जिसे अनौपचारिक संस्था के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद राजनीति है, ये औपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है।
इसके बाद प्रजातंत्र है जो राजनीति का अंग विचार है, और इसके बाद आधुनिकीकरण है जिसे परिस्थिति जन्य कर्म के अंतर्गत आता है। यानी सबसे पहले धर्म है, फिर राजनीति, फिर प्रजातंत्र, और इसके बाद आधुनिकीकरण का प्रभाव भारत में शिक्षा के इतिहास में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 150 है, कक्षा में व्यक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में व्यक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान शिक्षक को अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने में मददगार है। एक कक्षा अंतर्गत विभिन्न मानसिक स्तर पर लिंग, जाति, संप्रदाय, भाषा एवं क्षेत्र वाले विद्यार्थी को ध्यान में रखकर पढ़ाने हेतु उक्त विचार अनिवार्य है। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक देखें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक समान अध्ययन के प्रश्न थे, जिसमें जीके, जीएस और मैथ तथा रीजनिंग के प्रश्न थे। और क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक यानी 75 प्रश्न, जिसमें डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न थे। तो आपको 150 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 2 का एक ही वीडियो में मिला। इस वीडियो को आप बारंबार रिपीट करके देख सकते हैं, और इसके डायरेक्ट आंसर और बगल में ही इसका डिस्कशन सेक्शन भी दिया हुआ है, तो आप वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं, रिपीट करके पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।